रियाज कपूर का दिन कभी सूरज की रोशनी से शुरू नहीं होता था, बल्कि कठोर अनुशासन और स्टील की ठंडी आवाज़ से शुरू होता था। ठीक 6 बजे उसका अलार्म बजता, जो किसी भी वीकनेस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता था। उसने बिस्तर छोड़ा, उसका लंबा और सुगठित शरीर पूरी तरह से नियंत्रित था। उसने अपनी कलाई की लिमिटेड एडिशन वॉच को देखा, वही बात जो बाद में प्रशंसा की सांसें थामने वाली थी, और सीधे अपने प्राइवेट जिम की ओर चला गया। आज उसका गुस्सा लोहे पर नहीं, बल्कि खुद पर निकल रहा था। वह थकावट को महसूस करना चाहता था, ताकि उसका दिमाग उसे एक तस्वीर और उसे एक नाम के बारे में सोचना बंद कर दे। 1 घंटा इंटेंस वर्कआउट करने के बाद वह तैयार हुआ। यहाँ हमेशा की तरह परफेक्ट था। क्रिस वाइट शर्ट, डार्क ब्लू सूट और एक पावरफुल पर नियंत्रित पोलोग्ने। उसके चेहरे पर वही बर्फीली सख्त अभिव्यक्ति थी जो उसे कॉर्पोरेट वोल्केनो बनाती थी। वह डाइनिंग टेबल पर आया, जहां आज जीवन जी और जया जी की अनुपस्थिति में माहौल शांत था। उसने ड्राइवर को कार तैयार करने का इशारा किया और सीधे अपने ऑफिस की ओर चल दिया। सुबह 9 बजे यास अपने ऑफिस में था। विशाल ऑफिस, जो उसकी ताकत और एकाधिकार का प्रतीक था, आज भी शांत और गंभीर था। उसने एक उंगली से इंटरकॉम दबाया। शुभ, वो फाइल लेकर आओ। उसकी आवाज में वही कठोरता थी, पर शुभ जानता था कि कल रात की जल्दीबाजी किसी बड़े डील के लिए नहीं थी। शुभ तुरंत कमरे में आया। उसके हाथ में एक पतला सा फोल्डर था। गुड मॉर्निंग सर, यह रही प्रशंसा आहूजा की कंप्लीट प्रोफाइल। यास ने फाइल लेते हुए उसे जाने का इशारा किया। शुभ दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर एक पल के लिए रुका। उसने अपने बॉस का चेहरा देखा। यास के चेहरे पर आज एक अजीब सी कंट्रोल सॉफ्टनेस थी, जो सुमने शायद ही कभी देखी थी। वह चला गया। यांस ने फाइल खोली। उसकी आंखें, जो शेयर मार्केट के जटिल ग्राफ्स को सेकंड में पढ़ लेती थीं, आज इस 17 साल की लड़की के जीवन को पढ़ने में पूरी तल्लीनता से लग गईं। प्रशंसा आहूजा, व्यक्तिगत विवरण। नाम प्रशंसा आहूजा, पारिवारिक नाम अंशु, जन्म तिथि 2 जुलाई, उम्र 17 वर्ष, निवास स्थान सुंदरपुर जयपुर, राजस्थान, आहूजा हवेली। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिता मोहन आहूजा, गांव के सम्मानित जिम्मेदार, सरल और पारंपरिक व्यक्ति। माता सरोज आहूजा, गृहिणी, अत्यंत स्नेहशील। भाई निशान आहूजा, बड़ा भाई, शहर में पढ़ा लिखा, पर अब पैतृक व्यवसाय में सहायक। भाभी मीहू, भाभी और प्रशंसा की करीबी मित्र। ननद भाभी का टूट रिश्ता। शिक्षा, स्थानीय इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा। विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। शैक्षणिक रिकॉर्ड, अत्यंत मेधावी छात्रा, हमेशा कक्षा में प्रथम। व्यक्तित्व विश्लेषण, शुभ के नोट्स। स्वभाव अत्यंत मासूम, भोली, नटखट और शरारती। कमजोरी, जल्दी घबरा जाती है और किसी भी अनचाहे बदलाव से डरती है। शक्ति, कठिन परिस्थितियों में भी समझदारी और ज्ञान का प्रयोग करती है। शौक, किताबें पढ़ना, विशेषकर साइंस फिक्शन। रात में चांद से बातें करना। यहाँ से एक एक शब्द पढ़ रहा था। जमींदार की बेटी, साइंस और मैथ की छात्रा, नटखट और बोली। उसने मन ही मन सोचा, तो ये लड़की मेरी तरह पार्टी एनिमल नहीं है, वह किताबी कीड़ा है। 17 साल की लड़की और कैलकुलस पढ़ रही है। उसे सार्थक की बात याद आई। कैलकुलस पढ़ रही थी। यहाँ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ये वह मुस्कान थी जो जेके इंडस्ट्रीज के किसी भी बोर्ड मीटिंग में कभी नहीं दिखाई दी थी। यह हल्की, शांत, आत्मव्यंग भरी मुस्कान थी। उसे लगा ये लड़की उसकी दुनिया के लिए सचमुच टोटली आउट ऑफ प्लेस है, और यही बात उसे अट्रैक्ट कर रही थी। वह अपनी नफरत को इस जानकारी से और मजबूत करना चाहता था, पर जानकारी ने उसकी नफरत की नींवें हिला दी। वह पन्ने पलटता गया। अंतिम पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में एक जानकारी थी। संपर्क विवरण, प्रशंसा आहूजा, पर्सनल नंबर। यास ने फाइल बंद कर दी। उसका दिल एक अनजानी तेजी से धड़क रहा था। वह इस नाम को, इस मासूमियत को अब इग्नोर नहीं कर सकता था। उसे अब अपनी कंट्रोल वापस चाहिए था, और कंट्रोल पाने का एकमात्र तरीका था सीधा संपर्क। रोका खत्म होने के बाद आज जीवन जी और जया जी की मुंबई वापसी का समय था। आहूजा परिवार ने दोनों को पूरी इज्जत और स्नेह से विदा किया। मोहन जी की आंखें नम थीं। जीवन, मेरी अंशु को अपनी बेटी ही समझना। जया जी ने सरोज जी को गले लगाया। वह हमारी बहू नहीं, बेटी ही है। और सरोज जी, अगली बार जब हम आएंगे तो यांस को जरूर साथ लाएंगे। मुझे पता है वह थोड़ा गुस्सैल है, पर वह अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता। जीवन जी ने मोहन जी के कंधे पर हाथ रखा। आज मैं जा रहा हूँ, पर अंशु को अपनी बेटी की तरह मानूंगा, और अगली बार मैं वादा करता हूँ,
यहाँ से यहाँ खुद आकर इस रिश्ते को फाइनल करेगा। भावात्मक विदाई के बाद कपूर परिवार कार में बैठा। सार्थक ने मौका देखा। जैसे ही प्रशंसा उन्हें विदा करने गेट तक आई, सार्थक अपनी चंचलता में तेजी से उसके पास गया। भाभी सा, एक सेकेंड। प्रशंसा थोड़ी घबरा गई। क्या हुआ सार्थक जी? अरे आप मेरी भाभी बनने वाली हैं, और अगर भैया का कोई अर्जेंट मैसेज देना पड़ा तो मैं किसे दूंगा? आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन लिंक तो मैं ही हूँ। सार्थक ने शरारत से कहा। जल्दी अपना पर्सनल नंबर दो, इमरजेंसी के लिए। प्रशंसा, जो अभी भी आज के रोके में न आने से उदास थी, थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन सार्थक की मासूम हंसी और म्यू का दूर से इशारा देख उसने अपना नंबर सार्थक को दे दिया। ये लो, उसने धीरे से कहा। थैंक यू भाभी साहब। सार्थक ने तुरंत नंबर सेव किया। आज रात आपको एक सरप्राइज मिलेगा, मिस मत करना। प्रशंसा को समझ पाती इससे पहले ही सार्थक तेजी से अपनी गाड़ी में बैठ गया। कार थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि सार्थक ने फोन निकाला और एक स्पेशल मैसेज टाइप किया। उसने अपनी गैलरी खोली और यश की एक तस्वीर चुनी जो उसने कुछ दिन पहले मुंबई में एक फैमिली इवेंट में ली थी। यश कपूर अपने होम ऑफिस की बालकनी पर खड़े थे। उनके बाल हवा में बिखरे हुए थे। वह एक ब्लैक टर्टल नेक टी शर्ट और उसके ऊपर एक डार्क जैकेट में थे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या एरोगेंस नहीं था, बल्कि वह किसी गहरी सोच में थे। उनकी नज़र दूर क्षितिज पर टिकी थी और उनके चेहरे पर एक हल्की सी गंभीर उदासी थी। उनके एक हाथ में लिमिटेड एडिशन की बाज थी जो रोशनी में चमक रही थी। वह तस्वीर यहाँ के दबंग व्यक्तित्व के पीछे छिपे हुए इंसान को दिखा रही थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला था और कुछ तलाश रहा था। सार्थक ने वह तस्वीर तुरंत प्रशंसा के नंबर पर भेजी और साथ में एक छोटा सा मैसेज भी। सार्थक कपूर, मेरी इकलौती और प्यारी भाभी साहब, मेरे भैया ये हैं यास कपूर। थोड़ा टफ है पर दिल का सॉफ्ट है। इन्हें मेल्ट करने का काम आपका। रात का खाना खत्म हो चुका था। प्रशंसा हमेशा की तरह टेरिस पर अकेली थी। चांद आज पूरा और बेहद चमकदार था। चांद, प्रशंसा ने धीरे से कहा, आज माँ और पापा चले गए। उन्होंने कहा अगली बार यांश जी को साथ लाएंगे। मुझे पता है वह नहीं आएंगे। वह मुझसे नफरत करते हैं। क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? क्या मुझे बिना प्यार के, बिना उनकी इज्जत के पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी? उसने रोके में मिली अपनी नई चूड़ियों को छुआ। उसका मन भारी था। वह यांश की गैर मौजूदगी को बार बार महसूस कर रही थी। तभी उसके मोबाइल में एक टोंक की आवाज आई। एक व्हाट्सएप मैसेज। प्रशंसा ने फोन उठाया। अनजान नंबर से मैसेज था। उसने खोला। उसकी आंखें तुरंत सार्थक के मैसेज पर गईं। मेरी इकलौती और प्यारी भाभी सा। प्रशंसा मुस्कुराई। सार्थक जी भी कितने प्यारे हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें नीचे तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर यास कपूर की थी। प्रशंसा के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा उसकी धड़कनें पूरे गांव में सुनाई दे रही होंगी। उसने आंखें खोली और फिर बंद की ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह सपना नहीं देख रही है। फिर उसने तस्वीर को जूम किया। ये ये वह यांश कपूर था जिसे उसने खुद को नफरत करने के लिए ट्रेन किया था। लेकिन तस्वीर में व्यक्ति वह व्यक्ति तो भयानक रूप से सुंदर था। उसके गहरे हल्के घुंघराले बाल हवा में बिखरे थे। उसका माथा चौड़ा और साफ था जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाता था। उसकी आंखें वही गहरी रहस्यमयी आंखें जो रोके के दिन जया जी ने बताई थी। वे कठोर नहीं थी बल्कि गंभीर थी, मानो वह दुनिया के सारे सवालों का जवाब तलाश रही हो। उसकी नाक नुकीली और एकदम परफेक्ट थी। उसके होंठ जो अक्सर गुस्से में कड़े रहते होंगे, तस्वीर में आराम की स्थिति में थे, हल्के से मुड़े हुए, एक नियंत्रित आर्क बनाते हुए। उसकी जॉलाइन बिल्कुल तराशी हुई, किसी मूर्तिकार की कलाकृति जैसी थी जो उसकी कठोरता और ताकत को दर्शाती थी। उसके गालों की हड्डी हल्की सी उभरी हुई थी जो उसके चेहरे को और शार्प बना रही थी। उसके हाथ में चमकती लिमिटेड एडिशन बाज जो उसके रुतबे का प्रतीक थी। प्रशंसा की दिल की धड़कनें रुक गईं। इतना इतना हैंडसम लड़का, मेरा होने वाला पति। उसके दिमाग में हलचल मच गई। एक तरफ वह खुद को गुस्सैल, एरोगेंट और बोरिंग समझती थी और दूसरी तरफ यह तस्वीर थी जो उसके सामने एक ऐसे आदमी को पेश कर रही थी जिसके लिए हैंडसम शब्द बहुत छोटा था। ओह चांद, उसने मन ही मन सोचा, क्या यह सच है? क्या मैं सचमुच इस व्यक्ति की पत्नी बनूंगी? उसकी मासूमियत जो अब तक इस रिश्ते के डर में छिपी थी, अचानक
उत्साह और प्रेम की एक छोटी सी चिंगारी में बदल गई। उसका डर अभी भी था, पर अब उस डर में एक मीठा आकर्षण भी घुल चुका था। प्रशंसा ने जल्दी से उस तस्वीर को अपने फोन की गैलरी में सेव किया। वह अब तक इस बात से अनजान थी कि मुंबई में बैठा उसका मंगेतर भी ठीक उसी तरह उसकी प्रोफाइल देख रहा था। उसने सार्थक को केवल एक हार्ट वाला इमोजी भेजा। उसकी मासूमियत अभी भी शरारती नहीं हुई थी। आज रात प्रशंसा ने चांद से यास की नफरत के बारे में नहीं, बल्कि उसकी आंखों में छिपी उदासी के बारे में बात की, जिसे उसने तस्वीर में देखा था। यास जी, आप इतने सुंदर क्यों हैं? और आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते, या आप मेरी तरह ही किसी बात से डरे हुए हैं? वह रात मुंबई और सुंदरपुर में दो अलग अलग लोगों के लिए एक ही बेचैनी और हलचल से भरी थी। सुबह के 11 बजे थे। जेके इंडस्ट्रीज का माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण था, लेकिन आज का तनाव सामान्य नहीं था। आज का कॉरपोरेट वोल्केनो अपने चरम पर था। यहाँ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में था। सामने यूरोपियन क्लाइंट्स की टीम बैठी थी। कॉल किसी तकनीकी गलती या शायद यास के मन में चल रही बेचैनी के कारण बुरी तरह बिगड़ गई। डील कैंसिल हो गई। यास का चेहरा पत्थर जैसा ठंडा हो गया। उसने बटन दबाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके अंदर पल रहा गुस्सा एक परमाणु बम की तरह फूट पड़ा। गेट आउट! यास दहाड़ा। उसकी आवाज ऑफिस की मोटी दीवारों को चीरती हुई महसूस हुई। शुभ, जो मीटिंग के नोट्स के साथ बाहर खड़ा था, डरकर पीछे हट गया। यास उठा। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी सांसें तेजी से उखड़ रही थीं। वह अपनी मेज की ओर लपका और उस पर रखे इंपॉर्टेंट मार्बल की पेपर वेट को उठाकर सामने की महंगी एलईडी स्क्रीन पर दे मारी। धड़ाम! कांच टूटकर बिखर गया। वह रुका नहीं। उसने मेज पर रखी फाइलें फर्श पर फेंकी, फिर अपने लैपटॉप को उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदर एक सिसकती हुई आवाज निकल रही थी, जो सिर्फ उसकी बेबसी बता रही थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी वॉच को भी निकालकर सोफे पर फेंक दिया। कंट्रोल! मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वह चिल्लाया। शुभ दरवाजे पर कांपते हुए खड़ा था। उसने हिम्मत की और धीरे से आगे बढ़ा। सर, प्लीज शांत हो जाइए। मैं अभी सब ठीक कर पाता हूँ। यास ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें आग बरसा रही थी। तुम तुम क्या ठीक करवाओगे? क्या तुम मेरी जिंदगी ठीक करवा सकते हो? तुम क्या सोचते हो, मैं गुस्से वाला हूँ? नहीं, मैं पागल हूँ। मेरी जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल है। अब गेट आउट और मेरे सामने आना मत जब तक मैं ना कहूँ। सो बिना कोई आवाज किए तेजी से बाहर निकल गया। दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। यास वही जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें पूरी तरह उखड़ चुकी थीं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। जीवन कपूर अंदर आए। वह सीधे सुंदरपुर से आए थे और बेटे की अर्जेंट मीटिंग के लिए सीधे ऑफिस आ गए थे। केबिन की हालत देखकर वह स्तब्ध रह गए। बिखरे हुए कांच, टूटी हुई स्क्रीन और बीच में बैठा यांस। यांस! जीवन जी की आवाज में दर्द और चिंता थी। यांस ने सिर उठाया। उसकी आंखें माफी मांग रही थीं, पर उसका अहंकार बोलने ही नहीं दे रहा था। जीवन कपूर धीरे से आगे बढ़े, टूटे हुए शीशे से बचते हुए। उन्होंने यांस के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये सब क्या है? किस बात का इतना गुस्सा है? पापा, आप क्यों नहीं समझते? मैं खुश नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ। ये सब मुझे तोड़ रहा है। मेरा फोकस टूट रहा है। मैं अब दुनिया को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। पापा! यांस का गला रुक गया। वह एक बच्चे की तरह लग रहा था। तू अपनी दुनिया नियंत्रित कर रहा है यांस, जीवन जी ने प्यार से कहा। बस उस नियंत्रण में थोड़ी सी नरमी ला। तेरी माँ और मैं जानते हैं कि तू किस बात से परेशान है। तू डरता है कि कहीं ये लड़की भी तुझे धोखा ना दे। पर मैं जानता हूँ प्रशंसा, वह बहुत अच्छी लड़की है। तू अपना गुस्सा इस बेजान कमरे पर क्यों निकाल रहा है? ये तेरा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। मेरी इज्जत के लिए तूने रिश्ता माना है, तो उस पर भरोसा रख। मैं हूं ना, मुझे देख, मैं तेरे साथ हूँ। यास ने अपने पापा के सीने पर सिर टिका दिया। जीवन जी ने उसे कसकर गले लगाया। कुछ देर बाद यहाँ शांत हुआ। जीवन जी उठे। ठीक है, शांत हो जा। मैं सुख को कहता हूँ, वह सब साफ करवा देगा। तू थोड़ी देर आराम कर और याद रखना, तेरा गुस्सा तुझे नहीं मुझे चोट पहुंचाता है। जीवन जी बाहर निकले। यहाँ उठा। उसने अपने जैकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा ली। धुआं कमरे में धुंधले माहौल में मिल गया। उसने अपना फोन उठाया। उसने लॉक खोला। लॉक खोलते ही स्क्रीन पर वॉलपेपर के रूप में
प्रशंसा ऊर्जा की रोके वाली तस्वीर चमक उठी। यहाँ से उस तस्वीर को देखता रहा। उसका रहा सा गुस्सा, उसकी सांसों की तेजी सब हवा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई। उसने सिगरेट मुंह में ली और तस्वीर से बात करने लगा। प्रशंसा आप, उसकी आवाज अब सख्त नहीं थी, बल्कि धीरे और नियंत्रित थी। आप कौन है? मुझे क्यों नहीं पता चल रहा कि मैं आप पर क्यों गुस्सा नहीं कर पा रहा हूँ? मैं अभी अभी अपना केबिन तोड़कर आया हूँ और आपको देखकर मुझे हंसी क्यों आ रही है? क्या आप मैजिक जानती हैं? आपकी ये सादगी, ये मासूमियत मेरी सारी नफरत को क्यों सोख रही है? क्यों मेरी खुद पर से कंट्रोल खत्म हो रहा है? मैं आपको फोन क्यों नहीं कर रहा हूँ जबकि मेरे पास आपका नंबर है? उसने सिगरेट बुझा दी। वह उस तस्वीर को हाथ से सहलाता रहा। अभ्यास कपूर के लिए गुस्सा उसका दुश्मन नहीं, बल्कि प्रशंसा की तस्वीर उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गई थी। दोपहर को प्रशंसा स्कूल से लौटी। उसका मन आज भी यास की तस्वीर और रोके की यादों में था। उसने अपनी सहेलियों बसमा जैन और सुकुमारी मिश्रा को अपनी सगाई के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि वे उसे छेड़ेंगी और उसकी कंसंट्रेशन भंग होगी। शाम के 5 बजे वह किचन में म्यू भाभी की मदद करने पहुंची, जहां गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की खुशबू फैली हुई थी। अरे मेरी साइंस क्वीन आ गई। आज मैथ्स के कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए? म्यू ने मजाक किया। भाभी, प्रशंसा ने प्यार से डांटा, आज मेरा प्रॉब्लम मैथ नहीं, कुछ और है। और आप जानती हैं, और आप हमेशा मुझे चिढ़ाती हैं। चिढ़ाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? म्यू ने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचे। अब तू हमारी मुंबई की बहू बनने वाली है। मुझे तो खुशी है कि तू इतनी जल्दी मेरी टेंशन दूर कर देगी। कैसी टेंशन? यास कपूर की टेंशन? म्यू ने आंख मारी। वह इतने गुस्सैल और सख्त है। मुझे पता है तू उन्हें अपनी मासूमियत से मेल्ट कर देगी। सार्थक तो बता रहा था कि उसने तुम्हें एक सीक्रेट तोहफा भेजा है। तुमने देखा? बस तुमने मुझे वह पेंडेंट दिखाया ना, बड़ा खूबसूरत है। प्रशंसा शर्मा गई। सार्थक जी बहुत मजेदार है। उन्होंने फोटो भी भेजी। किसकी? म्यू ने खुशी से पूछा। प्रशंसा ने शर्म से सिर झुकाया। यास जी की। मैंने सार्थक जी को बताया नहीं। म्यू ने ठहाका लगाया। वाह क्या बात है, चुपके चुपके होमवर्क चल रहा है। अब मुझे पता चला, आज तो स्कूल में इतनी खोई खोई क्यों थी। अब किचन में ख्याल रखना, कहीं सब्जी में नमक की जगह इमोजी ना डाल देना। रात को डिनर टेबल पर पूरे आहूजा परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। मोहन जी और सरोज जी बार बार जीवन जी और जया जी के प्यार और इज्जत की बातें कर रहे थे। निशान और म्यू की प्यारी नोकझोंक चल रही थी। निशान ने हंसते हुए कहा, देखो माँ, अब म्यू की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक तो वह यांशी जैसे सुपर बिजनेसमैन के परिवार से रिश्तेदार बन रही है, ऊपर से उसे मुंबई जाने का मौका मिलेगा। म्यू ने तुरंत पलटवार किया। जी नहीं, मेरी खुशी अंशु की खुशी है, और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि अब मुझे एक और लड़का मिल गया है छेड़ने के लिए। सार्थक कपूर, वह तो मजेदार है। प्रशंसा इन सब बातों पर सिर्फ मुस्कुरा रही थी। वह अपने परिवार के प्यार से अभिभूत थी। खाने के बाद प्रशंसा अपनी किताबों के साथ बैठ गई। बोर्ड एग्जाम सर पर थे और वह अपनी पढ़ाई को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 11:30 बजे तक उसका दिमाग कॉम्प्लेक्स समीकरणों और फार्मूलों को हल करता रहा। मुंबई में डिनर का माहौल बिल्कुल अलग था। डाइनिंग टेबल पर केवल यांश और सार्थक थे। जया जी और जीवन जी अभी भी सुंदरपुर से थके हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने कमरे में ही आराम किया। सार्थक ने अपने हाथ में फोन लिया। भैया, मेरी भाभी सा ने मेरे मैसेज का जवाब दिया है। पता है क्या भेजा? यहाँ जो सख्त और ठंडे व्यवहार में अपना खाना खा रहा था, बिना सिर उठाए शांत आवाज में बोला, सार्थक, अगर ये कोई नॉनसेंस है तो मैं अभी उठकर चला जाऊंगा। अरे नॉनसेंस नहीं, सार्थक ने जानबूझकर जोर दिया। उन्होंने मुझे हार्ट वाला इमोजी भेजा है, यानी आपकी खूबसूरत तस्वीर उन्हें पसंद आई। मुझे लगता है भाभी आपको मेल करने का मिशन शुरू कर चुकी हैं। यास ने कांटे को प्लेट में रखा। उसकी नजरें सार्थक पर थीं, लेकिन आवाज पूरी तरह नियंत्रित और बर्फीली थी। सार्थक कपूर, ये मजेदार बात नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, और तुम उसमें ये बचकाना ड्रामा क्यों ला रहे हो? ये रिश्ता मेरे लिए एक ड्यूटी है, कोई गेम नहीं। अगली बार अगर तुमने ये प्रशंसा पुराण शुरू किया तो मैं तुम्हें जेके इंडस्ट्रीज के हर प्रोजेक्ट से बाहर कर दूंगा। सार्थक, जो यहाँ के गुस्से का आदी था, चुप हो गया, पर उन्होंने मन मुस्कुराया। गुस्सा उसी बात पर आता है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान जाता है भैया, और आपके मुंह से भाभी का नाम, हाय क्या कहने।
डिनर खत्म होते ही यहाँ सीधे गार्डन में टहलने निकल गया। वह रात की ठंडी हवा में अपनी बेचैनी को कम करना चाहता था। वह अपने पिता की इज्जत और उस लड़की की मासूमियत के बीच फंसा हुआ था। मुंबई और जयपुर एक ही तस्वीर, दो अलग कमरे, अभी भी रोशन थे। रात 12 बजे प्रशंसा बालकनी में आई। चांद की रोशनी उसके चेहरे को छू रही थी। उसने अपना फोन खोला और यास कपूर की वह तस्वीर निकाली। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने धीरे से उस तस्वीर से बात करनी शुरू की। आप, प्रशंसा ने फुसफुसाया, आप मुझसे क्यों नहीं बात करते? क्या आप सच में मुझसे नफरत करते हैं? सार्थक जी कहते हैं आप दिल के अच्छे हैं, पर आपकी यह जॉ लाइन, यह मुझे डराती है। आप इतने परफेक्ट क्यों हैं? मैं तो इतनी सिंपल हूँ। मैं आपके सामने कैसे खड़ी होंगी? आप गुस्सा करते हैं तो क्या मुझे डांटेंगे? मैं गलतियाँ बहुत करती हूँ, पर देखिए, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है। आप चाहें तो मुझे एक बार कॉल कर सकते हैं। बस एक बार मेरी आवाज़ सुनकर बता दीजिए कि आपको मेरी सादगी पर गुस्सा नहीं आता है। प्रशंसा ने उस तस्वीर को चूम लिया और अपने सीने से लगा लिया। उसकी बेचैनी अब इसकी पहली आहट बन रही थी। वहीं यहाँ अपने बेडरूम में किंग साइज बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपना फोन उठाया और वॉलपेपर पर लगी प्रशंसा की तस्वीर देखी। वह तस्वीर उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति ला रही थी। यांस ने उस तस्वीर से बात करनी शुरू की। प्रशंसा आप, उसकी आवाज़ थकी हुई और उदास थी। मैं अभी भी गुस्सा हूँ। आज मैंने अपना पूरा केबिन तोड़ दिया। मेरा गुस्सा बेकाबू है। और आप क्यों इतनी शांत हैं? क्यों आपकी आंखों में इतनी मासूमियत है? मैं जानता हूँ आप मुझे फ़ोन करेंगी, करेंगी ना? मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। मुझे पता लगाना है कि आपकी आवाज़ भी आपकी तस्वीर जितनी मासूम है या नहीं। नंबर है मेरे पास आपके, पर पता नहीं क्यों मैं आपको कॉल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपसे बात करने से डर रहा हूँ। मैं आपसे नफरत करना चाहता हूँ, पर आपकी यह तस्वीर मुझे नफरत करने नहीं दे रही है। ये रिश्ता मेरे पापा की इज्जत है, पर ये आपकी तस्वीर, ये मेरी मेरी बेचैनी है। यास ने फोन को अपने सीने पर रखा। वह तस्वीर उसके लिए एक शील्ड बन चुकी थी, जो दुनिया की कठोरता से उसे बचा रही थी और उसी समय उसे एक अनजानी प्रेम की दुनिया में खींच रही थी। वह हिम्मत नहीं जुटा पाया कि फोन उठाए और डायल बटन दबा दे। दोनों मीलों दूर एक ही तस्वीर के सहारे अपनी अपनी बेचैनी में जाग रहे थे। यास कपूर की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया था, सिवाय इसके कि उसके बेडरूम की दीवारें अब भी टूटे हुए शीशे और प्लास्टर के दाग से रियाज की पिछले रात के गुस्से की गवाही दे रही थी। सुबह 6 बजे वह उठा, सीधे जिम गया और अपनी थकान को मिटाने के लिए इंटेंस वर्कआउट किया। ठीक 7:30 बजे वह तैयार होकर बाहर निकला। आज यहाँ ने चारकोल ग्रे रंग का इटालियन वूल का कस्टम मैट बिजनेस सूट पहना था। उसकी व्हाइट शर्ट बिल्कुल क्रिस्प थी और सिल्वर ग्रे टाई में एक मामूली सा पैटर्न था जो उसकी गंभीरता को बढ़ाता था। उसके बाल जो सामान्यतः हवा में हल्के से बिखरे रहते थे, आज पूरी तरह संवारे हुए थे, लेकिन उनकी प्रकृति भी बरकरार थी। उसकी जॉलाइन हमेशा की तरह सख्त थी। उसकी कलाई पर आज भी वही पाटेक फिलिप की लिमिटेड एडिशन बहुत चमक रही थी। पैरों में उसने लंदन के बेस्पोक स्टोर से खरीदे गए डार्क ब्राउन लेदर के जूते पहने थे, जो पॉलिश से शीशे की तरह चमक रहे थे। वह कंप्लीट नेस का अल्टरनेटिव था, कठोर, ठंडा और नियंत्रित। वह डाइनिंग टेबल पर आया। जीवन कपूर और जयाजी सुंदरपुर की यात्रा से लौटने के बाद आज साथ में नाश्ता कर रहे थे। गुड मॉर्निंग पापा, माँ, यास ने एक सपाट औपचारिक आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, जयाजी ने गर्मजोशी से कहा। सार्थक पहले से ही टेबल पर बैठा था, अपने फोन में कुछ देखता हुआ हंस रहा था। जैसे ही यहाँ बैठा, सार्थक ने जानबूझकर जोर से कहा, भैया गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग बोलो। और देखो भैया, पापा, माँ, मैंने भाभी साहब को भैया जी की किलर तस्वीर भेजी है ना? वह देख कर तो भाभी साहब फिदा हो गई होंगी। उन्होंने हार्ट वाला इमोजी भेजा। यांस की आंखें तंग हो गईं। उसने सार्थक की तरफ देखा। उसकी बर्फीली निगाहों में एक चेतावनी थी। सार्थक, अपने कॉलेज की नॉनसेंस को डाइनिंग टेबल पर मत लाओ। और मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारी ये प्रशंसा पुराण बंद करो। अरे यांस, क्यों इतना गुस्सा होता है? जया जी ने बीच बचाव किया। बच्चा मजाक कर रहा है। और हाँ सार्थक, उसने तस्वीर देखी तो क्या? उसे तो अपनी खुशी में शरीक करना चाहिए ना।
जीवन कपूर मुस्कुराए, लेकिन उनका निशाना यांस था। तुम अपने बेटे से इस तरह बात मत किया करो जया। यह कारपोरेट वोल्केनो है। इसे सिर्फ डील और डेटा से प्यार है। ये भूल गया है कि जिंदगी में भावनाएं भी जरूरी होती हैं। जया जी ने प्यार से जीवन जी की तरफ देखा। हाँ हाँ, आप तो मुझे हमेशा यही सुनाते हो ना। आप भी तो पहले ऐसे ही थे, लेकिन मैंने आपको बदला। और अब मेरी बहू, हमारी बहू, वह भी यांस को बदल देगी। आप ये याद रखिए। मैं तो यही चाहता हूँ, जीवन जी ने यांस की तरफ देखकर कहा। पर लगता है मेरा बेटा रेसिस्ट है। वह इमोशनल वायरस से दूर भाग रहा है, जो उसका नाम है प्रशंसा। यांस ने नाश्ते की प्लेट दूर धकेल दी। पापा प्लीज, मुझे देर हो रही है। आप लोगों की ये नोकझोंक, यह मुझे डिस्टर्ब कर रही है। जीवन जी ने गहरी सांस ली। ठीक है, जाओ, पर याद रखना बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। यश कुछ नहीं बोला। उसने जया जी के माथे पर एक हल्की सी टच दी और तेजी से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद जीवन कपूर भी अपनी सिल्वर मर्सिडीज में ऑफिस के लिए निकले और सार्थक अपनी रेड स्पोर्ट कार से कॉलेज की ओर भागा। उसकी चंचलता कार की तेजी में साफ झलक रही थी। दोपहर में यास ने ऑफिस पहुंचकर देखा कि उसका केबिन पूरी तरह से साफ हो चुका था। नई स्क्रीन और लैपटॉप लगाए जा चुके थे, जैसे कल का बिना सिर्फ एक बुरा सपना था। दोपहर में जीवन कपूर यास के ऑफिस में आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। यास, तुम्हें एक अर्जेंट काम से जाना पड़ेगा। यास ने सिर उठाया। हाँ पापा, कौन सा? सिंगापुर, जीवन जी ने साफ कहा। वहाँ हमारे रीजनल हेड ने एक बड़े प्रोजेक्ट को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। हमारा एशिया पैसिफिक का काम पेंडिंग में चल रहा है। हमें तुरंत डैमेज कंट्रोल करना होगा। मैं खुद जाता, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम्हें 10 दिनों के लिए वहां जाना पड़ेगा और सब ठीक करके लौटना होगा। यास ने एक पल भी नहीं सोचा। ठीक है पापा, मैं सुबह से कहता हूँ वह तुरंत मेरी फ्लाइट बुकिंग और वीजा तैयार करे। यास इस मौके से खुश था। दूर जाना उन यादों से, उस तस्वीर से, उस बेचैनी से दूर जाना जो उसे अंदर से कमजोर कर रही थी। वह इस काम को एक एस्केप रूट की तरह देख रहा था। जीवन जी ने उदास मन से उसे देखा। उन्हें पता था कि उनका बेटा भाग रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, जल्दी लौटना। यांस ने सुख को बुलाया। सुख, सिंगापुर अगले 2 घंटे में, 10 दिन का ट्रिप। मुझे ब्रीफिंग दे दो और चलो। शाम 5 बजे तक यश जेके इंडस्ट्रीज के लिए सिंगापुर की ट्रेवल पर निकल चुका था। सिंगापुर के लिए फ्लाइट में बैठते ही यश के अंदर अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। वह अपने बिजनेस क्लास की आरामदेह सीट पर बैठा था, पर उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे वह बहुत कुछ महत्वपूर्ण पीछे छोड़कर आया है। यश ने इंटेंस एयर कंडीशनिंग के बावजूद माथे पर पसीना महसूस किया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। क्या हो रहा है मुझे? यास ने सोचा। ये कैसी घबराहट है? ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप है। उसने तुरंत अपने कोट की जेब में हाथ डाला, जहां उसका फोन था। फोन ऑन करते ही उसकी स्क्रीन पर वॉलपेपर के रूप में प्रशंसा ऊर्जा की मासूम तस्वीर चमक उठी। उसने तस्वीर को देखा। उसकी आंखें, जो अब तक चिंता और घबराहट से भरी थीं, उस तस्वीर को देखते ही शांत होने लगी। उस मासूम चेहरे में एक अजीब सी शांति थी, जो यास को खींच रही थी। यास ने एक पल के लिए फोन हाथ में रखा। उसका दिल तेजी से धड़का। उसे लगा उसे फोन उठाकर, प्रशंसा, आपसे बात करनी चाहिए। शायद उसकी आवाज उसकी बेचैनी को दूर कर दे, पर उसका एरोगेंस और कंट्रोल आड़े आ गया। नहीं, मैं अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं करूंगा। उसने उस घबराहट को वर्क स्ट्रेस मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने फोन बंद किया, अपनी सीट की बेल्ट कसी और सिंगापुर की उड़ान भर ली। वह नहीं जानता था कि वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान से भाग रहा था। ठीक उसी समय सुंदरपुर में भी शाम 5 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था और वातावरण में एक प्यारी सी उदासी थी। प्रशंसा स्कूल से लौट रही थी। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां थीं, बसमा और सुकुमारी। तीनों ठहाके लगाते हुए धीरे धीरे चल रही थीं। बसमा ने मजाक किया, अंशु तुझे पता है सर आज क्यों इतना गुस्से में थे? सुकुमारी ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि तुम हर बात पर उनसे बहस करती हो। और वैसे भी अंशु, तुम आजकल कहाँ खोई रहती हो? हम तुम्हें रोके के बारे में पूछ पूछ कर थक गई। बताओ ना, भाई आज कपूर कैसा दिखता है? सार्थक जी तो तुम्हारी भाभी सा कह कह कर जान ले रहे थे। प्रशंसा मुस्कुराई, लेकिन उसने अपनी सगाई की बात अभी पूरी तरह से नहीं बताई थी। वह आज भी यास की तस्वीर के ख्यालों में खोई थी।
काले कोट में गहरी आंखों वाला गंभीर चेहरा। अरे वह बहुत अच्छे हैं, प्रशंसा ने शर्माते हुए कहा। और तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम के बाद सब बताऊंगी। वह तीनों हंसते हुए चल रही थी। आहूजा हवेली से 5 मिनट की दूरी पर थी। सड़क पर आवागमन कम था, इसलिए वे मुख्य सड़क के किनारे से चल रही थी। प्रशंसा ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसने सामने से तेजी से आ रहे खतरे को नहीं देखा। सामने से एक अनियंत्रित पुराना ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। ट्रक का ड्राइवर शायद ओवर स्पीडिंग कर रहा था और सामने से एक साइकिल को बचाने के चक्कर में उसने तेजी से स्टीयरिंग काटी। ट्रक पूरी तरह से सड़क के किनारे चल रही प्रशंसा और उसकी सहेलियों की तरफ मुड़ गया। अंशु भागो, बसमा चिल्लाई। दोनों सहेलियां तेजी से कूदकर किनारे की तरफ भागी, लेकिन प्रशंसा, जो यांस के ख्यालों में खोई हुई थी, प्रतिक्रिया देने में 1 सेकंड देर कर गई। धड़ाम! ट्रक का किनारा या उसका साइड मिरर और पिछले पहिए का हिस्सा प्रशंसा को तेजी से जोरदार टक्कर मारते हुए गुजर गया। प्रशंसा जमीन पर दूर जाकर गिरी। उसके सिर से और माथे से तुरंत खून निकलने लगा। उसका स्कूल बैग एक तरफ जा गिरा और उसकी आंखें आधी बंद थीं। बसमा और सुकुमारी चीख पड़ी, अंशु, अंशु। उनके चीखने की आवाज से सड़क पर हाहाकार मच गया। आसपास के लोग, जो अपनी दिनचर्या में लगे थे, तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। अरे, ये तो मोहन जी की बेटी है, जल्दी करो, एक्सीडेंट हो गया। दो नौजवान बिना देर किए तेजी से आहूजा हवेली की तरफ भागे ताकि मोहन जी को खबर दे सकें। आहूजा हवेली। मोहन आहूजा उस समय अपने ऑफिस में बैठे थे, शाम की चाय पी रहे थे। तभी दोनों नौजवान हाँफते हुए अंदर आए। मोहन जी, जल्दी चलिए, आपकी बेटी प्रशंसा, उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने टक्कर मार दी। मोहन जी के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और उन लड़कों के साथ तेजी से बाहर भागे। मोहन जी जब घटना स्थल पर पहुंचे तो प्रशंसा जमीन पर बेसुध पड़ी थी, खून से लथपथ। उनकी सहेलियां रो रही थीं। अंशु, मेरी बेटी। मोहन जी ने तुरंत प्रशंसा को उठाया। जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। उन्होंने तुरंत प्रशंसा को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ भागे। कुछ ही देर में मोहन जी प्रशंसा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत उसे इमरजेंसी में लिया। मोहन जी बाहर खून से सने कपड़ों में खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, लेकिन उनका शरीर अंदर से कांप रहा था। उनकी आंखें अब भी सदमे में थीं। कुछ ही देर बाद खबर पाकर सरोज जी, निशान और म्यू भी हॉस्पिटल पहुंचे। जैसे ही सरोज जी ने मोहन जी को खून से सने कपड़ों में देखा, उनका कलेजा मुंह को आ गया। सरोज जी जोर जोर से रोते हुए, ओ मेरी अंशु, मेरी बच्ची को क्या हो गया? ये क्या हो गया जी? मैंने कहा था उसे अकेले मत भेजा करो। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बेटी, मैं तो कल ही अपनी शादी की बातें सुन रही थी। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। अगर मेरी अंशु को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कौन जवाब देगा यांस के परिवार को? मोहन जी को पकड़कर, आप क्यों चुप खड़े हैं जी? कुछ बोलिए, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर को बुलाओ, मेरी अंशु। सरोज जी जमीन पर गिर गईं और जोर जोर से विलाप करने लगी। निशान गुस्से और घबराहट में, माँ प्लीज आप शांत हो जाइए, अभी रोने का वक्त नहीं है। मोहन जी को संभालते हुए, पापा आप शांत रहिए, भाभी माँ को अंदर लेकर जाओ, मैं भी डॉक्टर से बात करता हूँ। किसने किया ये एक्सीडेंट? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन इतनी भोली है, यह सब क्यों हुआ? म्यू की आंखों में आंसू थे, पर नियंत्रित आवाज में, निशान प्लीज, पहले डॉक्टर। माँ जी प्लीज अंदर आइए, अंशु को हमारी ताकत की जरूरत है। पापा जी आप पानी पीजिए। म्यू दर्द में भी परिवार को संभालने की कोशिश कर रही थी। मोहन जी, उनकी आवाज में गहरी उदासी और दर्द था। शांत हो जाओ सब, ये सब नियति है। डॉक्टर की तरफ देखते हुए, डॉक्टर मेरी बेटी, मेरी अंशु, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी 12वीं की परीक्षाएं हैं और उसकी उसकी शादी होने वाली है। उसे होश में लाइए। मैं यहाँ के परिवार को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूँगा? मेरी बेटी जिसका रोका एक दिन पहले हुआ और आज ये सब खत्म हो गया क्या? हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में आहूजा परिवार का गहरा भावनात्मक ड्रामा चल रहा था। एक तरफ माँ का बेकाबू विलाप था, दूसरी तरफ पिता का चुपचाप नियंत्रित सदमा, और बीच में भाई भाभी की संभालने की कोशिश। प्रशंसा अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, जबकि मीलों दूर यांस कपूर
अपनी सीट बेल्ट कसकर, अपनी बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे से अनजान सिंगापुर की उड़ान भर चुका था। रात भर के इंतजार और अस्पताल के गलियारे में रात बहुत धीमी गति से गुजर रही थी। सरोज जी के विलाप ने हॉस्पिटल के शांत माहौल को चीर दिया था। वह रह रहकर अपनी बेटी का नाम लेती और बेहोश हो जाती थी। म्यू और निशान उन्हें संभाल रहे थे, लेकिन खुद उनकी आंखों में भी नींद और आंसू दोनों भरे थे। मोहन जी अपनी कुर्सी पर पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उनकी आंखें सूजी हुई थी, पर एक भी आंसू नहीं निकला था। वह सिर्फ डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे और मनी मन अपनी नियति से लड़ रहे थे। अंशु, अंशु कहाँ है मेरी बच्ची? सरोज जी ने होश में आते ही पूछा। माँ जी वह अंदर है, डॉक्टर देख रहे हैं, आप पानी पीजिए। म्यू ने खुद रोते हुए भी उन्हें सहारा दिया। निशान ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। पापा आप चिंता मत कीजिए, अंशु बहुत मजबूत है, सब ठीक हो जाएगा। मोहन जी ने धीरे से सिर उठाया। निशान बेटा, मुझे चिंता इस बात की है कि यह सब क्यों हुआ। अभी 2 दिन पहले रोका हुआ, हमने कपूर परिवार को कितने बड़े बड़े वादे किए, और अब यह सब। सुबह होने तक परिवार को पता चला कि प्रशंसा को सिर में गहरी चोट लगी है और एक इंटरनल रक्तस्राव हुआ है। उसकी हालत गंभीर थी और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। सुबह के 8 बजे थे। यास कपूर की फ्लाइट लगभग 7 घंटे की लंबी उड़ान के बाद सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। फ्लाइट में उसने खुद को व्यस्त रखने की भरकस कोशिश की थी। उसने अपने लैपटॉप पर सिंगापुर के पेंटिंग प्रोजेक्ट की फाइलें खोली, कुछ नोट्स बनाए, लेकिन उसका ध्यान लगातार भटक रहा था। हर थोड़ी देर में उसकी नज़र अपने फोन पर जा रही थी। उसने सोचा कि वह इस यात्रा में खुद को नियंत्रित कर लेगा, पर उसकी घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फ्लाइट के दौरान भी उसे अजीब तरह से पसीना आ रहा था। उसने एक बार फिर अपना फोन ऑन किया, वॉलपेपर पर प्रशंसा की तस्वीर देखी और अनजाने में ही उसे लगा जैसे वह कुछ बहुत बड़ा छोड़कर आया है। यहाँ ने एयरप्लेन से उतरकर सीधे अपने बिजनेस हेडक्वार्टर की कार ली और शहर के सबसे महंगे आलीशान होटल द फुलरटन बे होटल में चेक इन किया। उसकी लग्जरी स्वीट मरीना बे के शानदार नज़ारे के साथ शांत और भव्य था। कमरे में पहुंचकर उसने सबसे पहले अपना ब्रीफकेस मेज पर रखा, लेकिन काम शुरू करने की बजाय वह सीधे खिड़की के पास गया और अपने फोन पर प्रशंसा की तस्वीर निकालकर उसे देखने लगा। उसकी बेचैनी अब एक अनजानी तड़प बन चुकी थी। यास ने उस तस्वीर से बातें करनी शुरू कर दी, इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ कि हजारों मील दूर उसकी होने वाली पत्नी मौत से जूझ रही थी। प्रशंसा आप, यास ने धीरे से कहा, मैंने आपको कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपनी सारी कठोरता खो दूंगा। मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं आपके ख्यालों से दूर भाग सकूं। पर आप मेरे वॉलपेपर से क्यों नहीं हटती? आप यहाँ मेरी लग्जरी स्वीट में भी आ गई हैं। देखिए ये सिंगापुर है, दुनिया के सबसे तेज शहरों में से एक, और मैं अभी भी उस गुस्सैल यास कपूर की तरह महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, पर मैं सिर्फ आपकी मासूम आंखों के बारे में सोच रहा हूँ। आप वहाँ सुंदरपुर में क्या कर रही होंगी? क्या आप भी मेरी तरह ही बेचैन है? क्या आप भी इंतजार कर रही हैं कि मैं आपको एक बार फोन करूं? मैं वादा करता हूँ मैं 10 दिनों में लौटकर आपसे जरूर बात करूंगा। मुझे बस ये जानना है कि ये बेचैनी क्यों है। क्या ये प्यार है? नहीं, यास कपूर को प्यार नहीं हो सकता। पर ये हलचल क्या है? मैं उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। उस पल वह दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी नहीं, बल्कि एक कमजोर प्रेमी लग रहा था, जो अपने दिल की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा था। सुबह 9 बजे डॉक्टर ने बाहर आकर मोहन जी को स्थिति की गंभीरता बताई। मोहन जी, मरीज की हालत गंभीर है, अंदरूनी रक्तस्राव ज्यादा है और सिर में गहरी चोट है। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। मोहन जी की आंखें बड़ी हो गईं। वह टूटी हुई आवाज में बोले, डॉक्टर जो कुछ भी करना पड़े आप करिए। पैसे की चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। निशान और मिहूर रोने लगे। मोहन जी ने तुरंत अपने सहायक को बुलाया और जीवन कपूर को फोन करने को कहा। उनका खुद का हाथ कांप रहा था। मोहन जी के सहायक ने मुंबई में जीवन जी को फोन किया। जीवन जी सुबह की चाय पी रहे थे जब उनका फोन बजा। उन्होंने औपचारिक आवाज में कहा, हाँ कौन? मोहन जी का सहायक। क्या हुआ, सब ठीक है? सहायक कांपते हुए बोला, जीवन जी, मैं मोहन जी की तरफ से बोल रहा हूँ। मोहन जी,
मोहन जी हॉस्पिटल में है। अंशु बेटी, जीवन जी की आवाज में तेजी से चिंता थी। प्रशंसा, क्या हुआ प्रशंसा को, साफ बताओ। प्रशंसा बेटी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक ने टक्कर मार दी थी। उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी है। अभी ऑपरेशन की तैयारी है। मोहन जी और सरोज जी बहुत सदमे में थे। उन्होंने उन्होंने आपको तुरंत यहाँ आने को कहा है। जीवन जी के हाथ से फोन छूट गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखें अब यहाँ के गुस्से से नहीं, बल्कि भविष्य के डर से भरी थी। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और अपने निजी जेट को तैयार करने का आदेश दिया। जया जी और सार्थक जीवन जी की हालत देखकर उनके पास भागे। क्या हुआ जी? कौन था फोन पर? जया जी ने पूछा। जीवन जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रशंसा, उसका एक्सीडेंट हो गया है, गंभीर है, हॉस्पिटल में है। जया जी सदमे से चीख पड़ी। मेरी बच्ची, मेरी बहू, ये क्या हो गया? हे भगवान! सार्थक का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसकी सारी मस्ती, सारा मजाक खबा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जीवन जी ने जया जी का हाथ थाम लिया। जया, रोने का समय नहीं है, हमें तुरंत सुंदरपुर निकलना होगा। सार्थक, तुम तुरंत कार तैयार करवाओ, हम प्लेन से जाएंगे। सार्थक तुरंत भागा। जया जी ने रोते हुए कहा, और यांस, यांस को यांस को बताएंगे ना? जीवन जी ने गहरी सांस ली। नहीं जया, अभी नहीं। यांस कल ही सिंगापुर गया है। वहां एक बड़ा डैमेज कंट्रोल करने गया है। अगर उसे अभी पता चला तो वह अपने गुस्से और चिंता में सब बिगाड़ देगा। पहले हम वहां जाकर स्थिति संभालते हैं, फिर उसे बताएंगे। जीवन जी का फैसला सख्त था, पर वे अपने बेटे को एक ऐसे क्षण में, जब वह मीलों दूर था, खतरे में नहीं डालना चाहते थे, जहां वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। कुछ ही घंटों बाद कपूर परिवार सुंदरपुर पहुंच गया। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया और कुछ स्थानीय लोग पहले से जमा थे, जिन्हें मोहन जी के रुतबे के कारण खबर मिल चुकी थी। जीवन जी, जया जी और सार्थक सीधे उस गलियारे की तरफ भागे जहां ऊजा परिवार बैठा था। जया जी रोते हुए सीधे सरोज जी के पास गईं, जो अब एक कोने में उदास बैठी थी। जया जी उन्हें गले लगाकर रोते हुए, सरोज जी, मेरी बहन, ये क्या हो गया? आप रोइए मत, हमारी बच्ची, वह ठीक हो जाएगी। मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ। आप अकेली नहीं है, ये हमारी भी बेटी है। आप भरोसा रखिए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। जया जी ने माँ के दुख को माँ के दुख से सहारा दिया। सरोज जी ने उन्हें कसकर पकड़ा और रोना शुरू कर दिया। मेरी अंशु, वह इतनी मासूम है, उसे कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। उसे होश नहीं आ रहा है दीदी। इधर जीवन जी सीधे मोहन जी के पास गए, जो स्थिर पर भीतर से टूटे हुए थे। जीवन जी ने मोहन जी के कंधे पर हाथ रखकर गहरी आवाज में कहा, मोहन, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरी बेटी है। तुम घबराओ मत, डॉक्टर से बात करो। हमें बड़े हॉस्पिटल जाना पड़े तो चलो, पर हिम्मत मत हारो। तुमने मुझे फोन किया, यही मेरी ताकत है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ दोस्त। मोहन जी ने जीवन जी को देखा। उनके होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। जीवन जी का मौन समर्थन उन्हें ताकत दे रहा था। सार्थक, जो अब तक हंसी मजाक के लिए जाना जाता था, आज पूरी तरह गंभीर था। उसने निशान को देखा, जो दीवार से सिर टिकाए रो रहा था, और मीहू को, जो अपनी सास को संभाल रही थी। सार्थक ने निशान के पास जाकर उसके कंधे को थामा। सार्थक शांत पर गंभीर आवाज में बोला, निशान भैया, रोने से कुछ नहीं होगा। आप और मीहू भाभी, आप दोनों को मजबूत रहना होगा। आप लोग तो अंशु भाभी की ताकत है। हम सब यहाँ हैं, हम सब साथ में हैं। अंशु भाभी को बचा लेंगे। प्लीज रोइए मत। मुझे पता है वह एक मजबूत लड़की है। उनका साइंस वाला दिमाग और हमारा प्यार उन्हें बचा लेगा। हिम्मत रखिए। निशान और म्यू सार्थक की इस अप्रत्याशित गंभीरता को देखकर थोड़े शांत हुए। उन्हें लगा, यश भले ही नहीं आया, पर कपूर परिवार की पूरी शक्ति उनके साथ खड़ी थी। तभी डॉक्टर बाहर आए। मोहन जी, हमें तुरंत ऑपरेशन शुरू करना होगा। चोट गंभीर है। मोहन जी ने जीवन जी की तरफ देखा। जीवन जी ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ डॉक्टर, शुरू कीजिए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। बाहर कपूर और आहूजा परिवार एक साथ, एक ही दर्द और एक ही उम्मीद में डूबे अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सिंगापुर में यास कपूर अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए अगली सुबह अपनी पहली बिजनेस मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। उसे आज भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑपरेशन सुंदरपुर में चल रहा था। उसकी हर अनजानी धड़कन प्रशंसा के लिए चल रही थी।
ऑपरेशन थिएटर के बाद इंतजार की हर घड़ी एक सदी के समान थी। लेकिन जब दरवाजा खुला और डॉक्टर एक थकी हुई पर आश्वासक मुस्कान के साथ बाहर आए, तो गलियारे में खुशियों की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने मोहन जी की ओर देखा और कहा, ऑपरेशन सफल रहा, मरीज खतरे से बाहर है। हमने अंदरूनी रक्तस्राव को नियंत्रित कर लिया है। अब उन्हें आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जाएगा और वह कुछ घंटों में होश में आ जाएंगी। अस्पताल के गलियारे में गूंजती सरोज जी की चीखें अब गहरी साझा राहत की सांस में बदल गईं। जया जी ने तुरंत सरोज जी को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखें भीग चुकी थीं। जया जी ने कहा, देखो सरोज जी, मेरी बहू, हमारी अंशु, हमने उसे वापस पा लिया। भगवान ने हमारी सुन ली। वह कितनी बहादुर है। सरोज जी सिर्फ रो रही थी, लेकिन ये आंसू अब डर के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और प्रेम के थे। उन्होंने जया जी से लिपट कर कहा, दीदी, ये सब आप लोगों के कारण हुआ। आप आ गए, मुझे ताकत मिली। मेरी बच्ची मेरी बच्ची बच गई। जीवन जी ने मोहन जी के कंधे पर हाथ रखा। मोहन जी की आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जीवन जी बोले, मोहन, बस अब सब ठीक है। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। अब हम सब साथ में उसे पूरी तरह ठीक करेंगे। तुम चिंता मत करो। मोहन जी ने सिर हिलाया। वह जीवन जी के समर्थन के लिए बहुत आभारी थे। निशान और म्यू ने भी इस खुशी के पल को एक दूसरे को गले लगाकर साझा किया। सार्थक, जिसने रात भर डर में बिताई थी, अब अपनी पुरानी मस्ती में लौट आया था। उसने आसमान की ओर देखकर भगवान को धन्यवाद दिया। ठीक उसी समय सिंगापुर में यास कपूर अपने पहले दिन की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग में था। वह एक ऊंचे कॉरपोरेट टावर के बोर्ड रूम में बैठा था, जहां नीचे मरीन बे का भव्य नजारा दिखाई दे रहा था। मीटिंग के दौरान यास अपनी पूरी एकाग्रता लगा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजानी बेचैनी उसे परेशान कर रही थी। उसे लगा जैसे उसकी सांसें पूरी नहीं आ रही हैं। उसके दिमाग में बार बार एक खालीपन आ रहा था, जिसे वह अपने प्रोफेशनलिज्म से भरने की कोशिश कर रहा था। यास ने अपने होंठ भींचे। उसने रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया, पर एक अनजाना डर उसे लगातार टोक रहा था। उसने मीटिंग में बैठे अपने सहयोगियों की तरफ देखा। वे उसकी तेजी और सख्त व्यवहार से घबराए हुए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद यश तेजी से उठा। उसने अपने असिस्टेंट शुभ से सिर्फ इतना कहा, कोई गलती नहीं चाहिए, यह काम कल सुबह तक खत्म हो जाना चाहिए। शुभ ने तुरंत हामे से रिलाया। यश ने तेजी से होटल की तरफ रुख किया। वह अपने आलीशान स्वीट पर पहुंचकर अपने बिजनेस सूट और टाई को उतारकर दूर फेंक दिया। उसे बस शांति चाहिए थी। वह सीधे शावर के नीचे गया। गर्म पानी की तेज धार में खड़ा होकर उसने आंखें बंद कर ली। पानी के शोर में उसकी आवाज दबी हुई थी। वह खुद से बातें करने लगा। यास कपूर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कल ही एक बड़ी डील गंवानी पड़ी और आज तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है। ये बेचैनी क्यों है? क्या मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, या फिर ये उस लड़की की मासूमियत है जो मुझे कमजोर कर रही है? उसे पानी के नीचे प्रशंसा का भोला भाला मासूम चेहरा याद आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिठास थी। उसने तुरंत उस चेहरे को याद करके अपने होठों पर एक छोटी छड़िक मुस्कान लाई। प्रशंसा, आप, मुझे नहीं पता आप कौन है, पर आप मुझे मेरे ही गुस्से से बचा रही हैं। मैं आपके ख्यालों से भागने आया था और अब मैं आपकी तस्वीर से बातें कर रहा हूँ। ये 10 दिन, ये मेरे लिए सजा बन गए हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं वापस आऊंगा और तब मैं आपको देखूंगा और मैं पता लगाऊंगा ये पागलपन क्या है। सबर के बाद उसकी बेचैनी थोड़ी कम हुई। उसने फोन उठाया, वॉलपेपर पर प्रशंसा की तस्वीर को देखा और फिर उसे बंद करके काम में जुट गया। इधर सुंदरपुर में ऑपरेशन के लगभग 3 घंटे बाद प्रशंसा को होश आया। जया जी, सरोज जी, जीवन जी और मोहन जी तुरंत उसके पास पहुंचे। प्रशंसा बहुत कमजोर थी, पर उसकी आंखों में जीवन की चमक थी। सरोज जी ने खुशी से रोते हुए उसका हाथ थाम लिया। मोहन जी बोले, मेरी बच्ची, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। जीवन जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बहादुरी ने हमें खुश कर दिया बेटी। अब आराम करो, तुम्हें अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है। जब परिवार के बाकी सदस्य डॉक्टर से बात करने बाहर गए, तब सार्थक अपना टेडी बियर और ट्रीट बास्केट लेकर अंदर आया। सार्थक ने हंसते हुए प्रशंसा की तरफ देखा। ओ माय गॉड भाभी साहब, आप तो बिल्कुल हॉस्पिटल फैशन में हैं। आपको पता है, आज मैंने भैया की सारी सीक्रेट फाइल खोल दी है। आपको तो बहादुरी के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए।
प्रशंसा उसकी बातों से मुस्कुराने की कोशिश की। सार्थक जी, आप हमेशा मजाक करते हैं। सार्थक ने पूछा, मैं क्या करूं? मुझे सीरियस रहना आता ही नहीं है। मुझे तो बस आप ही बता दीजिए, आपको अब कैसा लग रहा है? एक बात बताओ, आपको किस चीज की बेचैनी हो रही है? प्रशंसा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मैंने आप सबको बहुत परेशान कर दिया। और यश जी, मैं मुझसे गुस्सा होंगे ना? मैं नहीं आए, उन्हें पता चला तो क्या सोचेंगे? प्रशंसा की आवाज में जो याद के लिए बेचैनी थी, उसे सार्थक ने तुरंत पकड़ लिया। सार्थक ने धीरे से कहा, भाभी साहब देखिए, मैं आपको सच बताऊंगा। भैया, उन्हें पता ही नहीं है। प्रशंसा आश्चर्य से देखती रही। सार्थक ने बोलना जारी रखा, कल जब ये सब हुआ, उसके कुछ घंटे पहले भैया सिंगापुर के लिए निकल गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे एशिया पैसिफिक का काम बहुत गड़बड़ हो गया था। करोड़ों का नुकसान हो सकता था। पापा ने उन्हें डैमेज कंट्रोल के लिए 10 दिनों के लिए भेजा है। वह वहाँ बहुत जरूरी काम में व्यस्त है। हम सबने मिलकर ये फैसला किया कि उन्हें अभी इस बारे में नहीं बताना है। प्रशंसा ने लंबी सांस ली। आप लोगों ने ठीक किया सार्थक जी, उनकी ड्यूटी पहले है। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे कारण अपने काम को बर्बाद करें। सार्थक ने प्यार से प्रशंसा के बालों को छुआ। ये तो आप में खूबसूरत है भाभी साहब। आप अपने गुस्सैल और जिद्दी आदमी की प्रोफेशनलिज्म को इतना समझती हैं। देखिए, उनके मन में आपके लिए एहसास नहीं होता तो वह कल अपनी मीटिंग के बीच में ही क्यों घबरा जाते? मैंने उन्हें देखा है, वह वहां जाकर शांत हो जाते थे, पर इस बार नहीं हुए। उन्हें भी कोई बेचैनी है, और वह बेचैनी आप है। प्रशंसा ने आंखें बंद कर ली। यश के प्रति उसका एहसास अब सिर्फ रोके के कारण नहीं था, बल्कि उसके काम के प्रति समर्पण और उसकी अनजानी बेचैनी के कारण था। वह अब बस इंतजार कर रही थी कि वह 10 दिन जल्दी खत्म हो जाए। रात के खाने के बाद जया जी और सार्थक फिर प्रशंसा के पास पहुंचे। जया जी ने प्यार से कहा, चलो मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तुम्हें जल्दी से ठीक होना है। सार्थक जया जी को खाना खिलाते देख रहा था। उसे यांश की याद आई। सार्थक ने गुस्से में बोला, माँ, आपको पता है, आज रात को मैंने फिर भैया को फोन किया, ये खुशी की खबर देने के लिए कि भाभी साहब को होश आ गई है। पर उन्होंने क्या किया? जया जी ने पूछा, क्या किया बेटा? सार्थक ने बोला, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा वह जरूरी काम में है और मेरी नॉनसेंस की खबर नहीं सुनना चाहते। उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उन पर। ठीक उसी समय जीवन जी अंदर आए। उन्होंने सार्थक की बात सुनी। जीवन जी ने सख्ती से कहा, सार्थक, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम ये बात क्यों नहीं समझते? वह वहाँ एक बड़े टेंशन में है। इस तरह की खबर उन्हें अनकंट्रोल कर देगी। वह खुद को माफ नहीं कर पाएंगे कि वह यहाँ नहीं थे। अच्छा हुआ उन्होंने फोन काट दिया। जीवन जी ने सार्थक को समझाया और कहा, याद रखना, जब तक यहाँ इंडिया लौट नहीं आता, उसे प्रशंसा के बारे में कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरी आज्ञा है। सार्थक ने अपने पापा के फैसले पर सिर झुकाया, लेकिन उसके मन में भाई के प्रति गुस्सा था। रात को सार्थक और जया जी प्रशंसा को खाना खिला रहे थे। सार्थक प्रशंसा को हंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, भाभी साहब, आपको पता है, भैया ना रात को हमेशा चॉकलेट आइसक्रीम चुरा कर खाते हैं। पापा और माँ को पता ही नहीं चलने देते, और अगर उनकी पसंदीदा वॉच अगर किसी ने धोखे से छू भी ली तो वह बम की तरह फट जाते हैं। जया जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और देखो, मैंने कहा था ना, वह अपनी वॉच के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। पर तुम्हें पता है, उन्हें बच्चों की हंसी बहुत पसंद है। वह हमेशा बच्चों को देखते रहते हैं, पर दिखाते नहीं कि वह बच्चों को प्यार करते हैं। प्रशंसा को उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह अब यहाँ की कठोरता के पीछे छुपे मासूम और अकेले आदमी को महसूस कर रही थी। प्रशंसा ने धीरे से कहा, सार्थक जी, जया माँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और तब मैं यांश जी के लिए चॉकलेट आइसक्रीम बनाऊंगी। पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी, जो दर्द और उम्मीद से भरी थी। मीलों दूर यांश अपनी अनजानी तड़प में उलझा हुआ था, जबकि उसका परिवार सुंदरपुर में उसकी होने वाली पत्नी के लिए ढाल बनकर खड़ा था। सिंगापुर पहुंचने के बाद यांश कपूर ने खुद को काम में इस तरह झोंक दिया था जैसे वह काम नहीं, बल्कि कोई नशा कर रहा हो। वह 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सोता था और बाकी पूरा समय अपनी टीम के साथ रीजनल हेडक्वार्टर में बिताता था। उसकी तेजी और सख्ती से वहां का सारा पेंडिंग काम सिर्फ 2 दिन में पूरा होने की कगार पर पहुंच गया था, जो कि 10 दिनों का काम था।
लेकिन ये तेजी प्रोफेशनलिज्म से नहीं बल्कि आंतरिक तड़प से उपजी थी। वह उस अनजानी बेचैनी से भाग रहा था जो हर पल उसे घेरे हुए थी। उसके असिस्टेंट सुख, जो यास के साथ मुंबई से आया था, इन सब में बुरी तरह घिसट रहा था। शुभ यास का सिर्फ असिस्टेंट नहीं बल्कि उसका सबसे पुराना साथी और विश्वास पात्र था, जो यास के हर मूड और हर ट्रेजेडी को समझता था। रात के 11 बजे यास अपने स्वीट में वापस आया। थका हुआ नहीं बल्कि मानसिक रूप से अशांत दिख रहा था। यास ने सोफे पर बैठते हुए शुभ से कहा, शुभ मुझे डिनर नहीं चाहिए, तुम जाओ और सो जाओ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। शुभ दरवाजे पर खड़ा था। शुभ ने धीरे से कहा, सर मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप शांत नहीं हो जाते। यास ने सिर उठाया। उसकी बर्फीली आंखों में एक क्षणिक गुस्सा आया, पर वह बुझ गया। शांत? मैं बिल्कुल शांत हूँ शुभ, काम हो रहा है, मुझे क्या चाहिए? शुभ ने हिम्मत की और अंदर आकर खड़ा हो गया। शुभ बोला, सर काम पूरा हो गया है, पर आप खुद को खत्म कर रहे हैं। इस 2 दिन में आपने 40 घंटे से ज्यादा काम किया है, और मुझे पता है ये काम के कारण नहीं है, ये आपकी बेचैनी है। यास ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि शुभ उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। यास ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये बेचैनी क्यों है? शुभ ने जवाब दिया, मुझे लगता है ये मैम है। यास तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आवाज सख्त हो गई। शुभ, मैंने तुम्हें कहा है मेरे और उस लड़की के बारे में बकवास मत करना। यह सिर्फ एक बिजनेस डील है, एक अरेंजमेंट। मेरे दिमाग में कोई जगह नहीं है किसी के लिए। शुभ ने भी हिम्मत नहीं हारी। शुभ बोला, सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप खुद बताइए, यहाँ आने से पहले फ्लाइट में और यहाँ हर मीटिंग में आपकी नज़र बार बार अपने फ़ोन की तरफ क्यों जाती है? आप रात को अपने वॉलपेपर को देखकर क्यों मुस्कुराते हैं? आपने कल मुझे बीच मीटिंग में क्यों टोक दिया और अपने जैकेट की जेब टटोल कर क्यों देखा? यहाँ शांत हो गया। यह उसका कमजोर पल था जो वह दुनिया से छिपाता था। यांस ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मुझे नहीं पता सो, मुझे अजीब सा डर लगता है, जैसे कुछ बहुत जरूरी, बहुत कीमती मुझसे दूर जा रहा है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे उनसे नफरत करनी चाहिए, मुझे उनसे दूरी बनानी चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उन्हें याद करता हूँ। ये क्या है शोभ? क्या यह प्यार है? नहीं, यास कपूर प्यार नहीं कर सकता। शुभ ने एक लंबी सांस ली। शुभ बोला, सर ये नफरत नहीं है, ये इनकार है, और ये प्यार नहीं है, ये प्यार की तरफ पहला कदम है। आप उनसे भागने आए हैं ताकि आप उनसे नियंत्रण को बचा सकें, पर आपने खुद ही तो कहा आपका नियंत्रण खत्म हो रहा है। यास ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, नियंत्रण खोने से उनका क्या लेना देना? शुभ ने यास की तरफ देखा और कहा, सर जब किसी की जगह हमारे दिल में बन जाती है तो वह शख्स हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारा कंट्रोल सेंटर बन जाता है। उनकी मासूमियत, उनकी खामोशी, ये सब आपके अंदर गुस्से को ठंडा कर रही है। आप उनके पास आकर शांत होते हैं और अब उनसे दूर होकर आप बेचैन हैं। यह सिर्फ एक ही कारण से होता है सर। यास ने अपनी हथेली से माथे को मसलते हुए कहा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं मानूं कि वह मेरे लिए जरूरी है? मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। शुभ ने विनम्रता से जवाब दिया, सर आपको मानना नहीं है, आपको सिर्फ महसूस करना है। उन्होंने अनजाने में ही आपके दिल में एक जगह बना ली है। उनकी मासूमियत ने आपके सारे कवच तोड़ दिए हैं। आप इस बेचैनी को काम से नहीं मिटा सकते, यह सिर्फ उनकी आवाज से या उन्हें देखकर ही मिट सकती है। आपकी जिंदगी का स्ट्रेस बस्टर अब ये काम नहीं बल्कि प्रशंसा मैम है। यहाँ चुप रहा। शुभ की बातें कठोर सच की तरह थी। वह जानता था कि शुभ सही कह रहा है। यास ने पूछा, अगर ऐसा है तो मैं क्यों उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मुझे डर लगता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा? शुभ ने कहा, क्योंकि सर आप आज तक सिर्फ अपनी ताकत से काम करते थे, और अब आप मैम के लिए अपनी कमजोरी स्वीकार कर रहे हैं। प्यार हमें कमजोर नहीं करता सर, वह हमें इंसान बनाता है। आप जाइए और सो जाइए, और कल कल उन्हें सिर्फ एक मैसेज कीजिए, देखिए आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। यांस ने सिर हिलाया। उसने सुख को जाने का इशारा किया। रात भर यांस कपूर अपने सोफे पर बैठा, अपनी जिंदगी में पहली बार अपने दिल के नए एहसास के साथ लड़ता रहा। इधर सुंदरपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल रूम में माहौल अब गमगीन नहीं बल्कि पारिवारिक खुशी से भरा था। कपूर और आहूजा परिवार अब एक ही परिवार बन चुके थे, जो प्रशंसा की सेवा में लगे थे।
जया जी और सरोज जी बारी बारी से प्रशंसा के पास बैठी रहती थी। मीहू, निशान और सार्थक ने मिलकर एक मनोरंजन टीम बना रखी थी। दोपहर का समय था। प्रशंसा अब थोड़ी बेहतर थी, पर उसे डॉक्टर ने पूरी तरह आराम करने को कहा था। मीहू ने कमरे में आते ही शरारत भरी आवाज में कहा, अरे वाह, हमारी भाभी तो बिल्कुल महारानी की तरह लेटी हैं, और इन्हें पता भी है कि इनकी सेवा में दुनिया के सबसे प्रोफेशनल लोग लगे हुए हैं। प्रशंसा के कान में झुककर, और हाँ अंशु, तुम्हें पता है मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं गई। जरूर यांश्री की याद और उनका प्यार तुम्हें ताकत दे रहा है। प्रशंसा शर्म से लाल हो गई। प्रशंसा ने धीरे से कहा, मीहू भाभी प्लीज, आप भी मजाक मत कीजिए। निशान ने हंसते हुए कहा, मीहू, तुम उसे परेशान मत करो, वह बेचारी पहले से ही इतनी मुश्किल से गुजर रही है। तभी सार्थक अपने फोन में कुछ देखते हुए जोर से हंसते हुए अंदर आया। सार्थक ने कहा, अरे वाह, यहाँ तो सब सीरियस हैं। भाभी साहब, आपके लिए मेरे पास एक टॉप सीक्रेट कॉलेज जोक है जो भैया को गुस्सा दिलाता है। जया जी मुस्कुराकर बोली, सार्थक, अब तुम्हारी शरारतें शुरू। उसे आराम करने दो। सार्थक ने हाथ जोड़े और बोला, माँ जी, यह आराम नहीं, यह जोक थेरेपी है। डॉक्टर ने कहा है खुश रहना जरूरी है। प्रशंसा की तरफ झुककर, सुनो भाभी साहब, एक बार भैया ने मुझसे पूछा, सार्थक, अगर तुम पूरी दुनिया जीतना चाहते हो तो क्या करोगे? मैंने कहा, मैं तो जीरो से शुरू करूंगा। भैया गुस्से से बोले, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि जीरो से ही तो हीरो बनता है। भैया ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया था। प्रशंसा जो तकलीफ में थी, सार्थक की बचकानी बातों पर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर पूरे परिवार को खुशी मिली। सरोज जी ने आंखें पोंछते हुए मोहन जी से कहा, देखो जी, सार्थक ने मेरी बच्ची को हंसा दिया। ये परिवार कितना अच्छा है। मोहन जी ने जवाब दिया, हाँ सरोज, हमें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हमें जीवन जी और जया जी के रूप में एक और परिवार दे दिया है। मीनू ने प्रशंसा को एक गिलास जूस पिलाया। मीनू बोली, अंशु, तुम चिंता मत करो। हम सब जानते हैं कि आंसू यहाँ नहीं है, पर उनकी खुशबू यहाँ है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। 10 दिन बाद जब वे वापस आएंगे ना, तब हम सब उन्हें बताएंगे कि उनकी ड्रीम गर्ल ने उनके इंतजार में कितनी बहादुरी दिखाई। प्रशंसा म्यू की बातों से और सार्थक के मजाक से अपने दर्द को भूल रही थी। उसके दिल में यास के लिए अब सिर्फ इंतजार था। वह जानती थी कि वह कठोर है, पर वह यह भी जान गई थी कि वह अपनी कठोरता के पीछे अपने एहसासों को छिपा रहा है, और इन 10 दिनों में वह दूर रहकर भी उसके दिल में जगह बना चुका था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।